Okay, so let us start section number 3 of the same paper, that is paper 1 of our 2017 JEE Advanced. I hope आप properly follow कर रहे होगे. 2017 paper 1 section 3. We have done previous two sections in the previous two videos and this is the section number 3. तो ये जो section है, this is a kind of comprehension type. शायद मैच है. ओके, सो यू कैन हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस. तो नेगेटिव मार्किंग -1 +3 की मार्किंग है एंड ये क्वेश्चन है. तो ये एक काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है. ओके, फ्रॉम द टॉपिक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. इस क्वेश्चन को ढंग से करने के लिए आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पहली बात ठीक से पढ़ना पड़ेगा. और अगर आपको बेस्ट लेवल की क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़नी है तो यूट्यूब अपने चैनल पर ही QMM के मेरे 4 या 5 लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पर. फ्री पब्लिक लेक्चर्स हैं, आप उसको एक बार देखिएगा. उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे. ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा प्रॉपर देखना पड़ेगा. आप ऐसे सोचें कि मैं सिर्फ इस वीडियो के थ्रू मैं ये क्वेश्चन समझ जाऊंगा, सीख जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं. चलिए, तो देखिए भाई यहाँ पर बोल क्या रहा है. ये पहले तो ये क्वेश्चन आप खुद देख सकते हैं आपके PDF में या जहाँ भी आपके पास प्रीवियस ईयर है तो अवेलेबल होगा ही आपके पास. तो अपने को यहाँ पे करना क्या है, ये कुछ ट्रिपल मैच दिया हुआ है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और फिर उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है कि इन द गिवन कॉलम 1 द करेक्ट कॉम्बिनेशन इज व्हाट फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज. ठीक है, करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछ रहा है. तो हम इसमें क्या करेंगे पता है, इसमें यहाँ नहीं देखेंगे, हम ऑप्शंस को देख के करेंगे तभी हो पाएगा इसमें. नहीं तो ऐसा क्या करें, ये है ठीक है तो क्या ऐसा मिलाते बैठेंगे क्या, ऐसा थोड़ा ना करेंगे. तो हम यहाँ पे ऑप्शंस देख के करेंगे कि यार ठीक है करेक्ट कॉम्बिनेशन हमको देखना है. तो एक एक करके हम ऑप्शंस को देखेंगे राइट फ्रॉम द स्टार्ट. सो 1 2 S, लेट्स चेक 1 2 S, क्या ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है. 1 2 S. सो 1s ऑर्बिटल, 2 1 रेडियल नोड. गलत हो गई बात. 1s ऑर्बिटल में कहां से रेडियल नोड आ गया, हो ही नहीं सकता. सो दिस इज नॉट करेक्ट. तो ये तो यही गलत, S को देखने की जरूरत ही नहीं है. देन 4 4R. ओके, तो 4 4R, 4 is 3DZ स्क्वायर, 4 4R. अब आप यहां पर देखो, जब आपके पास 4 4 की बात हो रही है तो DZ स्क्वायर में मैंने आपको क्या पढ़ा, इसका तो शेप ही अलग है Z स्क्वायर का. इसका तो शेप ही इस तरह का शेप है. ये यहाँ पे एक ऐसा स्फेरिकल रीजन भी होता है, ऐसा रिंग टाइप रीजन होता है ना. तो यहाँ तो नॉडल प्लेन की कोई संभावना ही नहीं है. यहाँ नॉडल प्लेन होता ही नहीं है, यहाँ होता है नॉडल कोन. याद करो, 2 एंगल्स भी निकाल के आपको बताए हैं लेक्चर्स में. तो यहाँ पे होता है बेटा नॉडल कोन, इस तरह से है ना. ये नॉडल कोन होता है, ना कि नॉडल प्लेन. तो ये भी सीधे सीधे गलत पॉइंट है, यहाँ पे हमको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है. 4 4 नॉट करेक्ट. देन सी ऑप्शन क्या कह रहा है, 2 2P. चलिए चेक करते हैं 2 2P. 2 2P. सो 2s ऑर्बिटल 1 रेडियल नोड. हाँ, ये तो सही है, 2s ऑर्बिटल में 1 रेडियल नोड होता है, बिल्कुल ठीक है. ये रेडियल नोड के लिए क्या करते हो आप, n-l-1, यही करते हो. तो 2s ऑर्बिटल के लिए आपको पता है इट इज 2 -0 -1, तो इट इज 1 रेडियल नोड. ये तो ठीक है. 2 2P बोल रहा है, P मतलब ये ग्राफ. क्या ये 2s ऑर्बिटल के लिए सही है ग्राफ? तो आंसर है जी हाँ, ठीक है. ये साई वर्सेस R/A0 का ग्राफ है. ठीक है, ये ग्राफ कोई दिक्कत नहीं, स्टैंडर्ड ग्राफ है. और सिंस यहाँ पर एक रेडियल नोड है तो ये ग्राफ एक बार इसको कट करता है, कट करके नीचे जाता है, बट फिर ये ऊपर नहीं आता बिकॉज इसमें सेकेंड रेडियल नोड नहीं है. फिर इसी में आप साई स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं, साई स्क्वायर वर्सेस R, और वहां आप देखते हैं कि ये ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाता है, ये इस तरह का हो जाता है. ये सभी ग्राफ्स हमने स्टैंडर्ड तरीके से बनाए हुए हैं.
और आप कहीं भी ढंग के जगह पढ़ रहे होगे तो ये ग्राफ्स बहुत फेमस हैं, आपने पढ़ा होगा। तो बस देखो 3 नंबर कितने आसानी से मिल रहे हैं। यस इट इज 2 ये करेक्ट है, 2 करेक्ट। तो इसका आंसर होगा सी। अब आते हैं अगले में, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर हाइड्रोजन एटम, बार बार बोल रहा है हाइड्रोजन एटम, Z1 मान के चलना है। द करेक्ट कॉम्बिनेशन इज, फिर से करेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, 1,1s। चलिए चेक करते हैं, 1,1s। सो 1,1s। अच्छा अब यहां पर क्या आ गया अब आपको पता है कोई भी वेव फंक्शन है उसके दो पोर्शंस होते हैं, आर थीटा दिस। तो अभी यहां पर आर थीटा फाई, अपने पास एक एंगुलर पार्ट होता है वेव फंक्शन का और एक रेडियल पार्ट होता है। ये पूरे वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करा हुआ है। और आप देखिए यहां पर कोई भी एंगुलर पार्ट नहीं है, समझ आ रही बात? एंगुलर पार्ट नहीं है, इससे स्पष्ट समझ में आता है कि ये कोई एस ऑर्बिटल है, क्योंकि पी ऑर्बिटल हो या डी ऑर्बिटल हो सब में एंगुलर पार्ट होता है, बट यहां एंगुलर पार्ट नहीं है तो एस ऑर्बिटल है। ये बात ठीक लगती है। क्या बोला है ऑप्शन 1,1s बोला है क्या? हाँ 1,1s। तो एस ऑर्बिटल तो है, लेकिन अभी ये जो फंक्शन दिख रहा है तो आपको ना इसका पॉलिनोमियल फंक्शन जो बनता था वो फंक्शन आपको पता होना चाहिए। मैं बता दे रहा हूं आपको, रेडियल फंक्शन कैसा बनता था, कुछ ऐसा ऐसा था। इसका आर का जनरल फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जनरल फॉर्मूला। दिस इज अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 1/a0 पावर ऑफ 3/2 इंटू सिग्मा की पावर ऑफ l इंटू ई की पावर ऑफ माइनस सिग्मा बाई 2 इंटू अ पॉलिनोमियल ऑफ r। r का एक पॉलिनोमियल हुआ करता है यहां पर, पॉलिनोमियल ऑफ r जिसका ऑर्डर होता है n माइनस l माइनस 1। दिस इज द जनरल फॉर्म। एंड सर सिग्मा क्या है? तो सिग्मा इज एक्चुअली 2 इंटू जेड इंटू आर बाय NA0। ये सब आपको पता होना चाहिए। NA0, this is sigma. Now let's check whether this is good enough for 1s orbital or not. So let's see 1s orbital के लिए ये सही है या नहीं। तो देखो कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनैलिटी आ गई, उसका कोई इशू नहीं। अभी सिग्मा है अपने पास 2ZR अपॉन ये वगैरह वगैरह। सो अभी यहां पर हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। अब आप बस यहां से कंपेयर करके देख लो यार। अब आपको ये बात पता है कि फॉर हाइड्रोजन एटम 1s ऑर्बिटल इन्होंने कहा हुआ है, तो L की वैल्यू तो 0 ही है। L की वैल्यू 0 है तो सिग्मा की पावर L तो ये 0 हो गया, ये टर्म तो आएगा नहीं, ये टर्म आया भी नहीं हुआ है, ठीक है। अब E की पावर ऑफ माइनस सिग्मा बाई 2, सिग्मा बाई 2 यही आ रहा है ना, ZR अपॉन A0, क्योंकि ZR ये बाई 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा और n तो 1 है बिकॉज 1s ऑर्बिटल की बात हो रही। तो E की पावर ऑफ माइनस ZR बाई A0, ये भी सही लग रहा है। एंड दिस इज Z बाय A0 की पावर ऑफ 3/2। ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिकॉज यहां पर एक कांस्टेंट भी है, Z भी आ सकता है वहां, कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ बिल्कुल ये प्रोपोर्शनैलिटी 1s ऑर्बिटल के लिए सही लग रही है। दिस इज करेक्ट फॉर 1s ऑर्बिटल। ये यहीं से समझ में आ जा रहा है बेटा, यहां से आपको जेड वेड देखने की जरूरत नहीं, यहां से समझ आ रहा है कि ये टर्म नहीं है, मतलब L0 है, L0 है मतलब s ऑर्बिटल है, यहां से ये समझ आ गया। दूसरी चीज कहां से समझ आ रही है? दूसरी चीज समझ में आ रही है कि यहां तो कोई पॉलिनोमियल भी नहीं लिखा हुआ इन्होंने। देखो यहां कोई पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है, पॉलिनोमियल ही नहीं है। इसका मतलब क्या? आर का पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब यहां पर ऑर्डर तो 0 है ना, तो r की पावर 0 है, यहां भी r की पावर 0 कुछ ऐसा है। तो r की पावर 0 मतलब नो रेडियल नोड, एंड नो रेडियल नोड इज ऑल्सो पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ विच ऑर्बिटल? 1s ऑर्बिटल। तो बहुत सारे तरीकों से समझ में आ रहा है बच्चों को, जिस तरीका जो तरीका दिख जाए उस समय वो ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि ये 1s ऑर्बिटल है। तो क्या s भी सही है? अब s तो हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे देखना पड़ेगा चलिए देख लेते हैं। Energy needed to excite electron from n is equals to 2 to n is equals to 4 is this much times
इट इज नीडेड टू एक्साइट फ्रॉम n इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम है तो आपको पता है कि बोर्स के भी पोस्टुलेट्स को फॉलो करेगा। तो जब आप एनर्जी वाली बात करेंगे तो यहाँ आपको थोड़े बोर्स के पोस्टुलेट्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए सही भी है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। तो बस यार एनर्जी एक्साइटेशन देख लेना है, ठीक है, एनर्जी की एक्साइटेशन देख लेनी है। तो क्या करना है यहाँ पर, एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 4। ये बोल रहा है एनर्जी फ्रॉम 2 से 4 जाने में जो एनर्जी लगेगी, दिस इज 27/32 टाइम्स 27/32 टाइम्स द एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम 2 to 6, ठीक है। ये तो टेक्निकली ठीक लग रहा है कि ये वाली एनर्जी जो है ये कम है एज कंपेयर टू दैट। अब आप कैसे निकालते थे इसको, अब नॉर्मली आप वही E6 माइनस E2 करके करेंगे। सो यू विल फाइंड दिस इज E4 माइनस E2, इससे इसकी मैग्नीट्यूड आएगी विच इज माइनस 13.6 बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के यूनिट्स में बात हो रही है, बाय 4 का स्क्वायर, दैट इज अ कांस्टेंट, माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस 13.6 बाय 2 का स्क्वायर। ये इसकी मैग्नीट्यूड देख लीजिए क्या आ रही है। इसी तरह से आप E6 माइनस E2 की मैग्नीट्यूड देख लीजिए क्या आ रही है, माइनस 13.6 बाय 36 प्लस 13.6 बाय, माइनस प्लस में मत कंफ्यूज होना, मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है, ठीक है। दिस बाय 2 स्क्वायर विच इज 4। अब ये सिंपल सा कैलकुलेशन है यार, ये कर लीजिए आप, ठीक है। जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे यू विल गेट, यहाँ कितना आ रहा है, माइनस 13.6 प्लस 13.6 अपॉन 16 इधर है और ये इधर ऐसा है। तो आप ये कैलकुलेट कर लीजिएगा एंड ऑन कंपेयरिंग दिस यू विल फाइंड कि हाँ ये सही है। दिस विल बी 27/32 टाइम्स। परफॉर्म दिस सिंपल कैलकुलेशन। आप इसको कांस्टेंट मान के ही कर सकते हो, क्यों इसको बार बार ऐसे लिखना, ये इरिटेटिंग लग रहा है। आपको सिर्फ नीचे से कंपेयर करना है, तो जस्ट कैलकुलेट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो ऑन कैलकुलेटिंग यू विल गेट योर आंसर एज 27/32 टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं। सो ये भी सही है, जी हाँ ये भी सही है। एंड दिस इज 1s करेक्ट है, तो आगे का कोई देखने की ज़रूरत हमको नहीं है, ठीक है। आगे की देखने की ज़रूरत नहीं है, 1s करेक्ट है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो फॉर He plus ion is again having a Z value equal to 2, एटॉमिक नंबर तो 2 है बट सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अब हमें इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन पकड़ना है, ठीक है। चलो इनकरेक्ट पकड़ेंगे। 1,1R, चलो देखें 1,1R क्या बोल रहा है। 1,1R, तो देखो 1,1 तो ठीक थी, 1,1 तो सही था, 1,1 तो अभी हमने देखा, अब R के साथ मैच किया। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने अपने लेक्चर्स के दौरान आपको स्पेशली ये बात बताई है और कहा है कि अच्छा पॉइंट है। सुन के क्या लगता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है न्यूक्लियस में। आप ग्राफ को भी देख सकते हो कि देखो साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी, जब R टेंड्स टू 0 है कि नहीं, है ना, है कि नहीं। R टेंड्स टू जब 0 है तब आपका साई स्क्वायर मैक्सिमम है, और साई स्क्वायर ही तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, यही तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी न्यूक्लियस में, बिकॉज न्यूक्लियस में R टेंड्स टू 0 होता है, मैक्सिमम होगी क्या, बिल्कुल मैक्सिमम होगी, बिल्कुल मैक्सिमम होगी। तो फिर इससे ना कॉन्सेप्चुअली फील नहीं आती, लगता है अरे यार मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, 1s इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। न्यूक्लियस में होने की प्रोबेबिलिटी नहीं ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के लिए हमें उस रीजन के वॉल्यूम को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। साई स्क्वायर इंटू dV,
इस वॉल्यूम को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब पता चलता है कि उस रीजन में इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा है, बट वहां होगा कि नहीं होगा इसके लिए उसकी वॉल्यूम भी मैटर करती है। तो हम ये बोल देते हैं कि यार देखो, न्यूक्लियस इतना छोटा है एटम के कंपैरिजन में कि उसकी वॉल्यूम इतनी कम है कि ये जो प्रोडक्ट आ जाता है, ये प्रोडक्ट क्लोज टू जीरो आ जाता है। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन वहां रहने की प्रोबेबिलिटी क्लोज टू जीरो है। कौन सा इलेक्ट्रॉन? 1s का इलेक्ट्रॉन। p के इलेक्ट्रॉन्स, d के इलेक्ट्रॉन्स की बात अलग है, वो नीचे से शुरू होता है उनका ग्राफ, देखिएगा एक बार। तो लेकिन यहां पर अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है, जी बिल्कुल, ये एक अच्छा पॉइंट इन्होंने पूछा है। सो दिस इज करेक्ट। तो हमें इनकरेक्ट चूज करना था, तो ये हमारा पॉइंट नहीं है। बहुत सारे बच्चे हो सकता है यहां पर इसी को इनकरेक्ट मान लें, वो गलती हो सकती है। सेकेंड इज 2,2q। चलिए देखें 2,2q, 2,2q, 2 एंड q, ठीक है, सीधा सीधा। सो 2s ऑर्बिटल में 1 रेडियल नोड, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस इज दिस। अच्छा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस इज 1/a0 की पावर ऑफ 3। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब अगेन ये हो गया साई स्क्वायर। तो देखो बेटा, 2s ऑर्बिटल के लिए अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो जो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन था ना, उसको लिखना पड़ेगा। तो वो फंक्शन ऐसा था, देखो मैं फिर से लिख दे रहा हूं, दैट वाज इक्वल टू अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 1/a0 की पावर ऑफ 3/2 इनटू सिग्मा की पावर l। अब देखो ये 2s ऑर्बिटल है, तो सिग्मा की पावर l वाले टर्म का कोई मतलब है नहीं यहां पर, इनटू e की पावर ऑफ माइनस सिग्मा बाई 2। और सिग्मा हमने क्या लिखा था अभी? सिग्मा लिखा था 2 इंटू जेड इंटू आर अपॉन एन इंटू ए नॉट। अभी देखेंगे सब कुछ। और इधर एक पॉलिनोमियल आएगा ऑफ आर, पॉलिनोमियल ऑफ आर विथ ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि यहां पर एक रेडियल नोड है, तो n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू 1 आएगी। लेकिन हमें बताना है कि ए नॉट से कैसे प्रोपोर्शनल है। तो क्या ए नॉट के साथ ऐसा क्यूबिक प्रोपोर्शनैलिटी में है, इनवर्स क्यूब प्रोपोर्शनैलिटी में है? तो आसान है बात। देखिए, अभी आपको देखना है ए नॉट नीचे आ कहां रहा है। तो अब ये सिग्मा का पावर 0 हो गया, तो ये वाला टर्म तो यहां आ नहीं सकता, ये गया। नहीं तो यहां हो सकता है ए नॉट आपको नीचे मिलता तो आपको कुछ देखने को मिल सकता था। अब ये एक्सपोनेंशियली रहेगा, उससे क्या करना है, उससे कोई लेना देना नहीं। और यहां भी r का टर्म आएगा और r का पावर कुछ 1 होगा, इसमें भी a नॉट का ऐसा कोई लेना देना नहीं। तो अब बिल्कुल देखिए कि ये नीचे आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी चाहिए, मतलब आपको साई स्क्वायर चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये तो r स्क्वायर है, साई स्क्वायर चाहिए हमको, तो साई स्क्वायर चाहिए। अरे कोई नहीं बेटा, ये s ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल में आपका एंगुलर पोर्शन होता ही नहीं, एंगुलर पार्ट होता ही नहीं है। तो अगर आप ऐसा कहें कि साई स्क्वायर और आर स्क्वायर दोनों लगभग सेम ही आएंगे, तो ये बात गलत नहीं है। तो साई स्क्वायर आर स्क्वायर सेम ही आएगा, और अगर आप इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो आप बिल्कुल सीधे सीधे पाएंगे कि जब आप इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, सो दिस विल बी 1/a0 क्यूब। समझ आ गया? 1/a0 क्यूब। तो ये भी गलत नहीं है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, मुश्किल नहीं था, आसान था। अगर आप डायरेक्ट यहां से भी देखें तो हाँ यार, ये हिंट मिल रहा है कि पावर 3/2 होती है, बट फिर भी भाई ये सब थोड़ा पता होना चाहिए। ओके, तो ये भी तो सही है, फिर करेक्ट है ये भी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। 2,2q करेक्ट। देन 1,3r, 1, 3 एंड r। चलिए, ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये तो यही गलत हो गया। 1, अगर कोई बच्चा शुरू के ऑप्शंस ना देख के सीधे इसी ऑप्शन को देखे तो डायरेक्ट आंसर कर सकता है। हमने थोड़ा 1, 2, 3, 4 ऐसे सिस्टमैटिकली ले रहे हैं, क्योंकि अभी मैं गिवन टाइम में कोई पेपर नहीं सॉल्व कर रहा हूं, मैं सिर्फ पेपर को एक डिस्कशन कर रहा हूं पेपर को। तो यार ये 1s ऑर्बिटल के लिए एंगुलर पोर्शन आ ही कैसे सकता है? गलत हो गई बात यही, और इसीलिए यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है 1, 2, 1, 3r, यही आंसर है। तो आंसर क्या क्या आया था हमारा? पहले वाले में
C आया था, फिर A आया था, एंड देन अभी C आया. सो दीज आर द करेक्ट आंसर्स. CAC ये करेक्ट आंसर्स है. ओके, चलिए भाई, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. इसको कैसे रेट करेंगे क्वेश्चन को? अगर आपने QMM ठीक से पढ़ा है तो बहुत इजी है, लेकिन QMM नहीं पढ़ा है तो टफ है. बस सीधी सी बात है. और भाई आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं मान के चलता हूं कि आपने पढ़ा होगा. समझ पा रहे हो आप? अब ऐसे तो फिर यार एक नॉर्मल आयनिक इक्विलिब्रियम का सिंपल सा क्वेश्चन भी होगा. अब आपने नहीं पढ़ा है तो सभी के लिए टफ है. और QMM सिलेबस में तो है, तो होपफुली आप अच्छे टीचर से भी पढ़ रहे होगे, तो आपको पढ़ाया भी गया होगा. तो इसको इसलिए हम मार्क करते हैं मॉडरेट. बहुत ऐसा नहीं बोलेंगे इजी है, बट हाँ ठीक है मॉडरेट, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा टफ है. इस वजह से टॉपिक को इज्जत दे रहे हैं हम बस. ठीक है, टॉपिक थोड़ा सा टफ है, इस वजह से हम इसको मॉडरेट मार्क कर सकते हैं क्वेश्चन को. चलिए, अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई. इसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, पैटर्न वही है. ऊपर कुछ लिखा तो नहीं है? नहीं. टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एंड दिस, और हमें करना है मैच. चलिए, मजा आएगा. बहुत सारे रिएक्शंस होंगे आई होप. अभी पहले आपको ये सब स्ट्रक्चर्स बहुत बेसिक है. टोल्यूइन है, एसिटोफिनॉन है, बेंजल्डिहाइड है, फिनॉल है, इसमें कोई परेशानी नहीं है. कंडेंसेशन, कार्बोक्सिलेशन, सब्स्टिट्यूशन, हैलोफॉर्म. कंडेंसेशन जैसे एल्डोल कंडेंसेशन आप करते हो, जब दो सबस्ट्रेट के यूनिट्स आपस में ऐसा कंबाइन होते हैं, और जब कंबाइन होंगे तो कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर का लॉस होगा. ऐसे रिएक्शंस को हम कंडेंसेशन रिएक्शंस बोलते हैं. आप पॉलीमराइजेशन भी करते हो, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करते हो. दो फंक्शनल ग्रुप आपस में ऐसे मिलते हैं, कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है. ऐसे रिएक्शंस को घोषित कर दिया जाता है कि यार ये कंडेंसेशन रिएक्शन है. कार्बोक्सिलेशन मतलब आप बोल सकते हैं कि यार कार्बोक्सी ग्रुप ऐड हो रहा होगा. जैसे डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 ग्रुप निकलता है, यहां CO2 ग्रुप ऐड हो रहा होता है. ऐसे रिएक्शंस को आप कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस बोल सकते हैं. एक CO2 ग्रुप ऐड हो रहा होता है. चलो, अच्छी बात है. सब्स्टिट्यूशन आपको पता है, कुछ हटके कुछ लगता है. हेलोफॉर्म आपको स्टैंडर्ड रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन. चलिए, तो अभी बताना क्या है इस क्वेश्चन में? हमको यहां पर बताना है करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर the synthesis of benzoic acid. The correct combination is R. चलो ठीक है, बता देते हैं. 2,1S, एक एक करके चेक करेंगे इसमें भी. ठीक है, 2,1S टोल्यूइन के साथ हमने NaOH, अच्छा सॉरी 2,1S बोला है ना, 2,1S. तो एसिटोफिनॉन के साथ ठीक है यार, स्टैंडर्ड ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन. एसिटोफिनॉन हैज दिस ग्रुप. ये भी आप स्कूल लेवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि हाँ यार, जहां भी CO के बाजू में CH3 ग्रुप हो वो आइडोफॉर्म रिएक्शन दे देता है. ऑल्दो ध्यान रखिएगा, जो हमने आइडोफॉर्म पढ़ा है अपने लेक्चर्स के दौरान, जो भी बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, उसमें हमने आइडोफॉर्म को बहुत विख्यात रूप से पढ़ा है. सिर्फ इसी तरह से नहीं कि CH3 अगर CO के बाजू में है तो वो आइडोफॉर्म है, और एक अल्कोहल वाला एग्जाम्पल पढ़ाया जाता है नॉर्मली. लेकिन हमने बहुत अच्छे से मैकेनिज्म के साथ देखा है आइडोफॉर्म रिएक्शन कब होता है, कब नहीं होता है. इवन टॉलेंस रिएक्शन, फिर फेलिंग रिएक्शन के जो भी स्पेशल केसेस हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है. तो उनको भी अच्छे से पढ़ के चलना है. बट हाँ, जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ है, एकदम जो बेसिक है, ये तो एकदम ऐसे है कि ऑन टिप्स होना चाहिए कि यार ठीक है यार, ये तो एकदम ऑन टिप्स. ठीक है, ये होना बहुत जरूरी है, ऑन टिप्स. ठीक है, तो यहाँ पे ये हैलोफॉर्म रिएक्शन है. जैसे आइडोफॉर्म का प्रेसिपिटेट आता है, यहाँ पर ब्रोमोफॉर्म आएगा, तो यहाँ CHBr3 बनेगा, और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है एक तरह से, और ऑक्सीडाइज होकर यू गेट COO-Na+. ये सोडियम बेंजोएट जैसा बन रहा है. फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी जाएगी एंड यू विल गेट बेंजोइक एसिड. सो दिस इज अ गुड मेथड. तो यही आंसर है. फिर क्या करना आगे, फिर आगे क्या देखना. ठीक है, ये आंसर है. अब 4,2P में क्या गड़बड़ है? देखो 4,2P. अब ये कहाँ से रिएक्शन होगा? फिनॉल का ब्रोमीन HMu के साथ कहाँ से रेडिकलाइज कर रहे हैं? तो कुछ भी अनशंड रिएक्शन दिया हुआ है तो देखने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया है. ठीक है, फिनॉल को ब्रोमीन लाइट के साथ
क्या रिएक्शन कराए जा रहे हैं, कुछ नहीं। ओके, सो बेंजोइक एसिड कहाँ से बना रहे हैं, कोई सेंस ही नहीं। देन सेकेंड ऐसे ही रखते हैं, द करेक्ट कॉम्बिनेशन दैट गिव्स टू डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अच्छा, टू डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहाँ मिलेंगे? सो 2,4R, 2 देन 4, एंड ये तो ठीक है, ये तो टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया R। तो एसिटोफिनॉन विथ NaOH CO2, एसिटोफिनॉन विथ NaOH CO2, लेट्स सी कि ये रिएक्शन कौन सा है। NaOH CO2 क्या कोई रिएक्शन है भी? ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे, एसिटोफिनॉन विथ NaOH CO2। अफसोस ऐसा कोई खास रिएक्शन ये है नहीं। क्या करोगे इसमें? NaOH लोगे। अब आप NaOH के साथ थोड़ा बहुत इसको निकाल सकते हो, इनोलेट काइंड ऑफ आयन बना सकते हो। अब इस इनोलेट आयन का क्या करोगे? अब ये एल्डोल कंडेंसेशन कहीं से होता तो ठीक है, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन करता, वो भी बहुत रोध होके करेगा, नहीं करेगा, इतने बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं, मुश्किल है काफी। अब आप बोलोगे सर मैं CO2 के साथ कुछ ऐसा रिएक्शन करा दूंगा, ठीक है कराओ, इसमें कहाँ दो अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे? तो ये कुछ बन सकता है, आपकी खुशी के लिए बना दे रहे हैं, CH2COO- ऐसा कुछ। तो ये दो अलग कार्बोक्सिलिक एसिड्स तो नहीं मिले, ऐसा कुछ प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा इसमें। सो ये करेक्ट ऑप्शन तो नहीं समझ में आता ये। अब आइए इधर 4,3Q, 4,3Q, ये क्या हो रहा है? फिनॉल के साथ आप एसिटिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन करा रहे हैं, और ऐसे रिएक्शन में फिनॉल के साथ आप इसका रिएक्शन करा रहे हैं। देखो ये कोई नई रिएक्शन है, यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको चाहिए, नहीं मिलते। ये रिएजेंट ही सीधा साधा किसके लिए रिएजेंट है? ये रिएजेंट ही पर्किन कंडेंसेशन का रिएजेंट है, याद है? ये पर्किन कंडेंसेशन का स्टैंडर्ड रिएजेंट है, जिसमें आप बेंजल्डिहाइड, पर्किन कंडेंसेशन का वो सीधा साधा रिएजेंट है, जिससे आप प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है? दैट इज अ स्टैंडर्ड पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन, उसी का रिएजेंट है, जिसमें आप वो कराया करते हैं पर्किन कंडेंसेशन में, बेंजल्डिहाइड का डायरेक्ट रिएक्शन, सिनामिक एसिड बनाया करते हैं, ठीक है? वो अलग रिएक्शन। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है? अभी ये 4,3Q, 4,3Q, ना ये कुछ नहीं है भाई, फिनॉल के साथ इसका कोई खास रिएक्शन नहीं है। हाँ, आप अगर सोचो कि रिएक्शन कराना है फिनॉल के साथ, तो हाँ देखो, अल्कोहल और फिनॉल्स जो है वो रिएक्शन तो करते हैं, क्योंकि आपने जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है उसमें भी आपने ये बात जरूर देखी है कि अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स दे डू रिएक्ट विथ एसिड एनहाइड्राइड्स वेरी क्विकली, बट दे विल नॉट फॉर्म व्हाट यू आर विशिंग हियर। यू आर विशिंग डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स, नहीं वो नहीं बनने वाला। यहाँ तो ऐसा रिएक्शन होता है ना, ये ऐसा एंड देन ये, याद है? प्रेजेंस ऑफ 5 hydroxy groups in glucose molecule was detected on reaction of alcohols with acetic anhydride। तो रिएक्शन करते हैं, फिनॉल्स भी करता है और अल्कोहल्स भी करता है, बट इससे आपको दो अलग कार्बोक्सिलिक एसिड्स नहीं मिल रहे, फालतू रिएक्शन है। चलिए अगला क्या बोल रहा है ये? 3,3P जी बिल्कुल डायरेक्ट, स्टैंडर्ड बताने की जरूरत नहीं है। दिस इज पर्किन कंडेंसेशन, दिस इज पर्किन कंडेंसेशन, यस, ये सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ होगा। सिंपल पर्किन कंडेंसेशन है, जिसमें आप बेंजल्डिहाइड के साथ इसको ट्रीट करते हैं, तो एक तरह का कंडेंसेशन होता है। मैकेनिज्म में आप चेक करिएगा, एंड यू अल्टीमेटली गेट व्हाट? यू अल्टीमेटली गेट सिनामिक एसिड। याद आ रही बात?
आपको सिनामिक एसिड बनता हुआ मिलता है, लाइक दिस COOH एंड दिस इज सिनामिक एसिड जो आपको मिलता है। तो परकिन कंडेंसेशन है, गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन यहां पर ये बोल रहा है इट विल गिव टू डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। विल यू गेट टू डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स आउट हियर? देखो, जब अपन इसके मैकेनिज्म को देखें परकिन कंडेंसेशन के, तो ध्यान से देखिएगा एक बार। जब हम परकिन कंडेंसेशन के मैकेनिज्म को देखते हैं तो क्या समझ में आता है? लेट्स चेक आउट इट्स मैकेनिज्म। क्या दो अलग कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिल रहे हैं हमको? क्या दो अलग कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिल रहे हैं? लेट्स सी। तो सबसे पहले हमारे पास होता है यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड COCH3 एंड यू हैव अ वीक एसिटेट आयन CH3COO माइनस। तो हाँ मिल रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला क्या है CH2 माइनस, इस तरह से ये H प्लस, इस इधर एसिडिक हाइड्रोजन को ये एसिटेट आयन बीइंग अ वीक बेस, ये इस H प्लस आयन को इरिवर्सिबली लेता है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड बना ना शुरू में, फिर ये एसिटिक एसिड तो बन गया ना शुरू में, फिर ये बेंजल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, इफ यू रिमेंबर। ऐसा ही कुछ होता है जी सर। ये OH एंड देन CH, फिर ये लगता है CH2 COO COCH3, ये कुछ ऐसा लगता है। और इसके बाद जब हम इसकी हीटिंग वगैरह करते हैं, हाइड्रोलाइज वगैरह करते हैं, तो ये वाला पोर्शन टूट के निकलता है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड काइंड ऑफ पोर्शन है, वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और जब आप हीट करते हो यू ऑल्सो गेट इट डिहाइड्रेटेड, और डिहाइड्रेशन के बाद आपको कुछ ऐसा मिलता है। तो इनिशियली यू डिड नॉट हैड दैट एसिटिक एसिड विथ यू, आपके पास तो एसिटेट आयन था और साथ ही साथ एसिटिक एनहाइड्राइड था, बट आफ्टर द रिएक्शन यू आर गेटिंग एसिटिक एसिड एज वेल एंड ऑल्सो दिस सिनामिक एसिड, तो दोनों ही मिल रहा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि यस वी आर गेटिंग टू डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो ये सही है। तो इसका आंसर था हमारा ए, इसका आंसर है C, 3,3P करेक्ट है। ओके ठीक है, रिएक्शन बढ़िया है, ठीक क्वेश्चन था ये। अब आगे देखें, देन द करेक्ट कॉम्बिनेशन in which the reaction proceeds through radical mechanism। अब रेडिकल मैकेनिज्म की बात है तो ब्रोमीन लाइट पे आपका सबसे पहले नजर जाना चाहिए। ठीक है, ब्रोमीन लाइट पे सबसे पहले नजर आपकी जानी चाहिए। चलिए देखिए, तो एक एक करके उठा लेते हैं। अब ब्रोमीन लाइट वाले ऑप्शन को ही सीधे उठाएं क्या टाइम पास करना। ब्रोमीन लाइट वाले ऑप्शन को उठाओ। 2 कहाँ पे दिया हुआ है? 2 यहाँ भी दिया हुआ है, 2 यहाँ भी दिया हुआ है। चलो पहले ऑप्शन से देखते हैं। 3,2P, 3,2 एंड देन P। बेंजल्डिहाइड के पास कोई एलाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, कोई बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, नॉर्मल 3 डिग्री हाइड्रोजन भी नहीं है भाई। उसके साथ ब्रोमीन लाइट, मतलब हॉरिबल यार, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आप ऐसे विनाइलिक या फिनाइल का कोई हाइड्रोजन निकाल के आप रेडिकल नहीं बनाते कभी। ठीक है, वो कभी नहीं होता। देन इसके बाद सीधे मैं इसी को उठाता हूँ, ऑप्शन नंबर डी को। 1, 2 R, 1, 2 एंड R। दिस अ सिंपल रिएक्शन यार। टॉल्विन के साथ आपने किया है साइड चेन ब्रोमिनेशन। अब आपको याद होगा बेंजल्डिहाइड बनाने का ये बहुत अच्छा तरीका होता है, क्योंकि जब आप टॉल्विन के साथ साइड चेन क्लोरीनेशन करते हैं या ब्रोमिनेशन करते हैं, हो सकता है मोनोब्रोमिनेटेड आए, डाई ब्रोमिनेटेड आए, हो सकता है। तो जब आप क्लोरीनेशन करते हैं तो आपको याद होगा ये डाई ब्रोमिनेटेड वाला प्रोडक्ट मेजर देखने को मिलता है, लाइक दिस। और उसके बाद फिर इसकी आप हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, और हाइड्रोलिसिस करके व्हाट वी गेट इज बेंजल्डिहाइड। अगर इसी का आप ट्राई ब्रोमिनेटेड वाला प्रोडक्ट लें तो उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो बेंजोइक एसिड। सिंगल ब्रोमिनेटेड वाला लोगे उसकी करोगे तो बेंजाइल अल्कोहल। स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का रिएक्शन है ये भी, इसमें भी कुछ खास नहीं है, एनसीईआरटी का रिएक्शन है ये। तो क्या ये सब्स्टिट्यूशन है? जी बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन है। H हटा, Cl लगा, तो क्या बोले, तो क्या था ऑप्शन 1, 2 R। 1 ठीक है, 2 ठीक है, R सब्स्टिट्यूशन है, जी बिल्कुल है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर्स आर A, C एंड D। एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं।
A, C and D. ठीक है, A, C and D, these are the correct answers. So this is your end of chemistry paper 1 2017. So soon I will come with paper 2 of 2017. तो पेपर 1 जो है हमारा ये हुआ खत्म 2017 का। फिर ना लास्ट में एक एनालिसिस भी कर लेंगे कि पूरा 2017 का पेपर कैसा था, कितने मार्क्स बहुत इजीली अचीवेबल थे, उसकी भी डिस्कशन करेंगे हम लास्ट में। ठीक है, तो ये हो गया पेपर 1 डन। ठीक है यार, तो बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नंबर्स और ज़्यादा बढ़ाने में हमारी मदद करें। ChemIIT ऐप अगर अभी तक नहीं इंस्टॉल किया हुआ है तो ऐप इंस्टॉल ज़रूर करें। यहाँ जेई एडवांस से रेलेवेंट, हाईली रेलेवेंट कंप्लीट कोर्सेज आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। ठीक है, और अभी आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कोर्स जो रहने वाला है वो रहने वाला है अलग से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है, जिसमें हम सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। और इवन फॉर जेई मेंस मैं इनफ प्रॉब्लम्स आपके लिए अपलोड कर दूंगा। फॉर जेई मेंस इनफ प्रॉब्लम्स अपलोड कर देंगे, बट एक्चुअली ये जो कोर्स है ये एडवांस सेंटर्ड है। ठीक है, तो एडवांस के फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों के बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स के कलेक्शन रिकॉर्डेड स्लैश लाइव फॉर्मेट में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप ऐप इंस्टॉल करिए, आपको स्टोर सेक्शन में अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपकी थ्योरी भी कंप्लीट नहीं है तो अभी भी काफ़ी टाइम है, आप आराम से थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो अगर आप कायदे से 1 घंटे दिन में, 2 घंटे दिन में पढ़ाई करते हो तो। ठीक है, मतलब इस सब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप 2 घंटे भी देते हो। जैसे ऑर्गेनिक आपको करनी है, आप 2 घंटे भी देते हो ऑर्गेनिक को रोज़, तो अभी भी काफ़ी समय है, आप एडवांस तक अच्छा कुछ कर सकते हो। ओके, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं पेपर 2 के साथ अगली वीडियो में।